बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब मैं आज आपको पढ़ाता हूँ। टेबल जो आपने कहा था 12.1, वो मैंने देखा है टेबल। और वो टेबल बेसिकली आपको तभी आएगा जब आपने सारे का सारा जो है ना, ये ऊपर का जो सारा चैप्टर है वो याद कर लिया होगा। बेसिकली आधा चैप्टर जो डाइजेशन इन ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है ना, अगला हिस्सा चैप्टर का, वो सारा अगर आपने एंड तक याद कर लिया होगा फिर ही इस टेबल की समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। इस टेबल को डायरेक्ट याद करने की आपने कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, पहले वो सारा याद कर लो, उसके बाद फिर ये इजी है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस टेबल का। ये टेबल इतना मुश्किल है नहीं, इसमें ना समरी बयान की हुई है बेसिकली, और इसमें से कुछ एमसीक्यू वगैरह अगर उसने देने हुए तो वो दे सकता है। तो पता नहीं ये टेबल आप इस टेबल ने आपको क्यों इतनी डिफिकल्टी दी है। इसमें उसने तीन खाने बनाए हैं, तीन कॉलम बनाए हैं, एक ऑर्गन का, एक उसके फंक्शन का और एक सेक्रेशन का। ऑर्गन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है उसका, उस उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है, काम क्या है, और वो उससे केमिकल कौन सा निकलता है। ठीक है। सबसे पहला ऑर्गन है ऑरल कैविटी का। ऑरल कैविटी में टीथ हैं, लिप्स टीथ हैं, टंग्स हैं, मैंने कल पढ़ाया था आपको। और ये टीथ का वही काम है, मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग करता है। ठीक है। और इसके ये टीथ से कोई सेक्रेशन नहीं निकलती, ये हमें पता है कि टीथ से ऐसा कोई भी मादा नहीं निकलता। दूसरे नंबर पर आ गए लिप्स, हमारे होंठ और हमारे गाल, रुखसार जो हैं, इनका भी जो है यही काम है कि ये मैनिपुलेशन ऑफ फूड होल्ड, ये लिफ्ट एंड चीक का काम ये लिखा हुआ है। ये मैनिपुलेशन ऑफ फूड एंड होल्ड फूड इन पोजीशन बिटवीन टीथ एंड कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं। टीथ का कम्युनिकेशन में थोड़ा रोल प्ले भी है, यानी कि ये जो नीचे से साउंड आती है ना, आप कह सकते हैं वोकल कॉर्ड से, तो उसको ये लेटर्स बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह लिफ्ट चीक्स भी करते हैं। लेकिन लिफ्ट चीक्स जो है, और ये मैनिपुलेशन ऑफ फूड यानी कि फूड को मैं कैसे रोल करना है, किधर लेके जाना है, इधर दाएं बाएं किस तरफ लेके जाना है। इसके अलावा फूड को संभाल के रखना है दांतों के दरमियान में। इसके अलावा ना लिप्स और चीक्स में छोटे छोटे ग्लैंड्स भी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो तीन तो बड़े बड़े हैं, और कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे लिप्स चीक्स वगैरह में होते हैं, पैलेट में भी होते हैं, हार्ड सॉफ्ट पैलेट में। ये सलाइवा फ्रॉम बक्कल ग्लैंड्स, इनको हम बक्कल ग्लैंड नॉर्मली कहते हैं क्योंकि ये बक्कल कैविटी में होते हैं और इनसे सिर्फ म्यूकस निकलता है। ठीक है, इसमें से कोई एंजाइम वगैरह नहीं निकलता, कोई बाइकार्बोनेट नहीं निकलता। टंग की बात की जाए, टंग भी वही मैनिपुलेशन ऑफ, आपको पता है टंग से ही हम फूड को एक से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं ओरल कैविटी के अंदर, दाएं से बाएं लेके जाते हैं, बाएं से दाएं। वही होल्ड इन पोजीशन बिटवीन द टीथ, क्लींजिंग टीथ। और टंग का ये भी अच्छा काम है कि ये दांतों को साफ करती है। ये मतलब हमें महसूस नहीं होता, लेकिन दांतों के ऊपर बार बार हमारी टंग जुबान जो है ना, जब ये चलती है तो हमारे दांत साफ 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 होते रहते हैं, वरना तो हमारे जो दांत है भर जाएं खाने से, खाना खत्म होते होते फिर हमें उंगलियों से साफ करने पड़े। और टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। टेस्ट बड्स होते हैं टंग में, जो कि टेस्ट बड्स होते हैं, तो वो टेस्ट बड्स में कुछ नर्व्स होती हैं जो कि दिमाग तक सिग्नल लेके जाती हैं कि कौन किस तरह का खाना है। टंग में कुछ ग्लैंड होते हैं, वो भी कुछ म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, सीरस फ्लूइड और म्यूकस फ्लूइड में कुछ फर्क होता है। म्यूकस फ्लूइड में ना प्रोटीन ज्यादा होती हैं और सीरस फ्लूइड में प्रोटीन्स कम होती हैं, जिसकी वजह से म्यूकस फ्लूइड जो होता है ये गाढ़ा होता है और सीरस फ्लूइड कम गाढ़ा होता है। ठीक है, ये पानी से दोनों ही गाढ़े होते हैं। तो आप ऐसा समझो कि सीरस फ्लूइड में भी पानी तो होगा, लेकिन साथ में ना प्रोटीन्स होंगी, लेकिन वो कम होंगी। म्यूकस फ्लूइड में पानी होगा लेकिन प्रोटीन्स चूंकि ज्यादा होती हैं साथ में छोटी छोटी, तो इसकी वजह से गाढ़ा होता है। सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो हम मैंने कल आपको पढ़ाया, बड़े एक्सप्लेन कर किया था पेरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है। ये तकरीबन कान के आगे वाले हिस्से से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ चलता है, जहाँ पर ये मतलब ये जो जबड़े की हड्डी का एंगल आता है ना, मतलब मैं आपको अगर ड्रा करके दिखाऊं, तो फर्ज करो ये कान है,
और यहाँ से हमारा जबड़े की हड्डी स्टार्ट होती है और ये ऐसे नीचे की तरफ आती है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये यहाँ से ये इस हिस्से में होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारा प्रोटेट ग्लैंड होता है। अब ये जबड़ा की हड्डी है, ठीक है, ये हमारी चिन्ह आ गई, ठीक है, ये जबड़े की हड्डी है। इस जबड़े की हड्डी के निचले इस हिस्से पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। और जो फर्ज करो हमारे मुंह के अंदर ऐसे जुबान पड़ी हुई है, और जो जुबान के निचले वाला हिस्सा है ना, जुबान के निचले मतलब जुबान के जुबान को अगर हम ऊपर की तरफ उठाऊं, मैं इसको जुबान को ऊपर उठाऊं, तो इसके जो नीचे है मतलब ये वाला सारा एरिया होगा, ये वाला जुबान को फर्ज करो मैंने ऊपर उठा लिया, तो इस यहाँ पर सब मेंटल ग्लैंड, सब मेंटल या सब मेंटल कह रहा हूँ, सब लिंगुअल ग्लैंड पड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी अ, चले। तो पेरोटिड ग्लैंड जो होते हैं बेसिकली ये सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये तीनों ग्लैंड ही सेक्रीशन ऑफ सलाइवा करते हैं। ये इसमें इन्होंने इवन के उसकी डक्ट भी नहीं लिखी, मुझे ये नहीं पता कि ऊपर कहीं लिखी हुई है पेरोटिड ग्लैंड की एक खास डक्ट होती है। डक्ट मतलब ग्लैंड से आगे एक ट्यूब होती है, एक समझ लें एक ट्यूब होती है जो कि खुलती है ओरल कैविटी के अंदर। तो फिर ये वहां से मतलब ग्लैंड से मादा निकलता है, उस ट्यूब के अंदर से होता हुआ फिर ये ओरल कैविटी के अंदर जाता है। और ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा में हमें पता है क्या क्या होता है, म्यूकस होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कुछ अमाइलेज होते हैं। इसके सलाइवा में अमाइलेज भी होगा। सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपको मैं बताया अभी कहाँ होता है, ये फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी में सलाइवा प्रोड्यूस करता है। जबकि जो पेरोटिड ग्लैंड है ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी में प्रोड्यूस करता है सलाइवा। और इसमें भी माइलेज होता है और म्यूकस भी होता है पेरोटिड में, यानी कि सलाइवा माइलेज। अब आप इसको इस तरह याद रखो कि जो सब मैंडिबुलर है ना, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। सब मैंडिबुलर के स्पेलिंग सबसे ज्यादा है, ये देखो ये सबसे ज्यादा है, सब लिंगुअल के भी इससे कम है और पेरोटिड के भी इससे कम है। सब मैंडिबुलर के चूंकि स्पेलिंग सबसे ज्यादा है, तो ये तीनों चीजें प्रोड्यूस करेगा, सलाइवा भी, माइलेज भी और म्यूकस भी। जबकि जो सब लिंगुअल ग्लैंड है और पेरोटिड ग्लैंड है, ये इसमें अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसमें जो पेरोटिड है ना, ये सलाइवा को माइलेज के साथ, इसमें पी के आगे ए आ रहा है, तो ए से आप माइलेज याद रख लो, ठीक है। पी के बाद जो ए आ रहा है ना, ये वाला, इससे आप याद रखो ये वाला माइलेज का ए। और जो अ, साथ में ये सलाइवा प्रोड्यूस, सलाइवा तो तीनों ने प्रोड्यूस करना है। ए से माइलेज आ गया इसमें साथ, और इसमें सब लिंगुअल है, तो ये यू आ गया इसमें, यहाँ पर यू है, ठीक है। तो इसका भी एम का, एम के बाद वाला यू, तो ये म्यूकस, ठीक है। इस तरह तीनों याद आप ये आ सकता है, वैसे एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा ग्लैंड क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा इसको, और मैंने आसान तरीका बता दिया रट्टा मारने का। फेरेंक्स मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। फर फेरेंक्स मैंने आपको कल भी अच्छे से बताया था, ये ओरल कैविटी के पिछले वाला हिस्सा जो होता है ना, आपको मुंह खोलोगे भी ना, तो आप जुबान काफी ज्यादा अगर बाहर निकालो तो आपको अपने जो ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की जो दीवार है, ओरल कैविटी के पिछले हिस्से, ओरल कैविटी खत्म हो जाती है उसके पीछे की दीवार पड़ी होती है, दीवार है ना जो नीचे की तरफ जा रही है, वो नजर भी आती है। तो ये वो सारा हिस्सा है फेरेंक्स होता है, ये मसल ही मसल पड़ा होता है, और ये मसल मसल जहाँ भी होगा वो कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है। तो ये swallowing में अपना रोल प्ले करता है। कल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फेरेंक्स की मूवमेंट की वजह से ही वो एपिग्लोटिस नीचे जा रहा होता है और ग्लोटिस वगैरह ऊपर आ रहे होते हैं। फेरेंक्स में कुछ ग्लैंड भी होते हैं, इसकी वजह से ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। एसोफेगस का हमें पता ही है, पेरिस्टालसिस के जरिए ये फूड को नीचे की तरफ लेके जाता है, फेरेंक्स से स्टमक की तरफ, और इसमें भी कुछ ना कुछ, इसमें भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इसकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूस करता रहता है। देखो म्यूकस सारे ऑर्गन्स इसलिए प्रोड्यूस करते रहते हैं क्योंकि म्यूकस जो है ना, ये स्लाइमी सा स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है, यानी कि ये गाढ़ा फ्लूइड होता है, थिकिश फ्लूइड होता है, और ये मतलब स्लिपरी भी होता है। आप ऐसे समझ लो जैसे जेल आपके हाथ पे लगाई हुई हो, तो जेल अगर आपके हाथ पे लगी हो तो आप हाथ रगड़ोगे भी ना किसी सरफेस पे, तो वो आपका हाथ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वरना आप किसी सरफेस पे, फर्ज करो आप सीमेंट वाली दीवार पे अपना हाथ जोर से रगड़ दो,
तो आपके हाथ की स्किन उतर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हाथ के ऊपर कोई अच्छी सी जेल लगा के आप सीमेंट की दीवार पे अपना हाथ रगड़ो, या सीमेंट की दीवार पर पहले ही जेल लगा के उसके ऊपर अपना हाथ रगड़ो, तो आपके हाथ को कुछ भी नहीं होगा। तो ये म्यूकस इसलिए होता है कि ये मतलब सरफेस जितनी होती है ना उसको लाइन कर देता है। लाइन का मतलब उसके ऊपर बैठ जाता है। तो जिसकी वजह से जितना भी मतलब फूड, चूंकि हार्ड चीज है एक, हालांकि नरम किया जाता है लेकिन फिर भी बॉडी के एतबार से तो हार्ड चीज है ना वो। म्यूकस हमारा बहुत नाजुक होता है, तो ये फिर भी म्यूकोजा, सॉरी म्यूकोजा बहुत म्यूकोजा कहते हैं जो ओरल कैविटी के अंदर या फिर नीचे एसोफेगस के अंदर की तरफ से जो लेयर होती है ना सारी, उसको कहते हैं म्यूकोजा। उसके ऊपर म्यूकस होता है, ठीक है। म्यूकस उस फ्लूइड को कहते हैं, म्यूकोजा सेल्स की उस लेयर को कहते हैं। अगर मैं अच्छा ये ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ये देखो, ये मैं एसोफेगस की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एसोफेगस के कुछ इस तरह के सेल से मिलकर बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है ये, इसके अंदर की दीवार जो है, ठीक है। ये सेल है, ठीक है। तो ये म्यूकोजा है, ठीक है। और इसके ऊपर ना, इसी म्यूको यही जो सेल है ये बेसिकली म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पानी से गाढ़ा एक फ्लूइड होता है, ठीक है। उसमें प्रोटीन्स काफ़ी होती हैं, तो इसको हम कहते हैं म्यूकस, ठीक है। इसको मैं बड़े एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं दरअसल ना माउस नहीं यूज़ कर रहा, मैं चारपाई पे बैठ के ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो माउस यूज़ नहीं हो पा रहा मेरे से, तो मैं हाथ से कर रहा हूँ ये पैड पे लैपटॉप के, तो डिफिकल्टी है इधर, ठीक है। तो मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। चलें, तो अब म्यूकस की मैंने जो फंक्शन है वो भी बताया कि म्यूकस की क्या इंपॉर्टेंस है। स्टमक की बात आ गई। स्टमक आपको पता है, आपने ऊपर भी पढ़ा होगा कि अगर आप चैप्टर के मतलब शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो स्टमक का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये मैकेनिकल मिक्सिंग करता है। स्टमक बेसिकली बहुत जोर जोर से हरकत कर, इतनी जोर से नहीं आप हम कह सकते, लेकिन ये अच्छे तरीके से हरकत करवा के ना फूड को मिक्स करता है, पानी को, फूड को, और जो भी चीज़ हम खाते हैं। उसके बाद दूसरा इसका काम है इंजाइमेटिक डाइजेशन। इसमें ना बहुत सारे इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से नीचे लिखे हुए हैं। तीसरा काम है इसका स्टोरेज का। स्टमक ना काफी देर तक हमारे खुराक को यानी कि वो भी करता है, स्टोर भी करके रखता है, तकरीबन 4 से 12, 4 से 8 घंटे, मुझे याद नहीं है लेकिन इंटरनेट से देख लेना। काफी देर तक ये इसी, जब तक स्टमक जो है ना हमारा वो भरा रहता है ना खाने से, तब तक हमें भूख नहीं लगती। जैसे ही स्टमक से इंटेस्टाइन्स की तरफ खाना चला जाता है ना, जब सारा ही स्टमक जब खाली होता है, तो बेसिकली तभी हमें भूख लगती है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब 6 से 7 घंटे तो बंदे को भूख नहीं लगती, तो तकरीबन 4 से 5 घंटे तक स्टमक खाना रखता है अपने अंदर। और चौथा जो काम है कि कुछ ना कुछ खाने की अब्जॉर्प्शन, यानी कि ब्लड के अंदर जो खाना टूट जाता है, प्रोटीन फर्ज फर्ज कर टूट के अमाइनो एसिड बन गई हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ अब्जॉर्प्शन भी यहीं होने स्टार्ट हो जाती है। ये पहला ऑर्गन है जहाँ से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई है। इससे पहले मतलब न एसोफेगस में, ना फेरेंक्स में, ना ओरल कैविटी में कहीं भी खाने की अब्जॉर्प्शन नहीं हुई थी, ठीक है। क्योंकि खाना टूट के अभी इतनी छोटी अमाइनो एसिड्स ये में या ग्लूकोज वगैरह नहीं बना था। छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनने चाहिए ना अब्जॉर्प्शन के लिए, तो छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे तो सेल अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएंगे। स्टार्च इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको डायरेक्ट खाना हमारी जो सेल्स हैं वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये पहला ऑर्गन है जहाँ से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई है। ये 4 काम है स्टमक के मेन। इसमें कुछ सेल्स होते हैं, उसने वो सेल्स अच्छे से बताए हैं। सबसे पहले है म्यूकस सेल्स। देखो इसने म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सेल्स का अलग नाम रखा हुआ है इधर, म्यूकस सेल्स। ऊपर भी उनका नाम म्यूकस सेल्स ही होता है, वो वहाँ बताता नहीं है, यहाँ पर बताया है उसने। यही मैं आपको बता रहा था कि म्यूकस का काम क्या है। ये म्यूकस, सॉरी म्यूकस सेल्स का काम क्या है, ये क्या हो रहा है, ये म्यूकस प्रोड्यूस करके प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक वाल करता है, ठीक है। स्टमक वाल की प्रोटेक्शन करता है। दूसरे नंबर पर आ गया पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन सेल्स सेल्स से पहले आपने ये याद करना है कि ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, उसके बाद आपने फंक्शन याद करना है, यानी कि दरमियान वाली लाइन एंड पे याद करनी है। पेराइटल सेल्स क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली क्या करता है, ये पीएच को कम कर देता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि ऊपर पीएच जो है वो आमतौर पर 6 होती है ओरल कैविटी में, ठीक है। तो यहाँ पर पीएच मजीद कम हो जाती है, 3 4 तक चली जाती है मेरे ख्याल में। तो जिसकी वजह से फुल एसिडिक इन्वायरमेंट होता है स्टमक में। इसी वजह से और खाने के तोड़ फोड़ के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट स्टमक में चाहिए। ये स्टमक के लिए ज़रूरी है कि एसिडिक इन्वायरमेंट, अब स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ये हमें अक्सर पता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाते हैं तो स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कभी कभी वही वाला एसिड जो है ना वो ऊपर हमारी एसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाता है। वो हम कहते हैं यार बड़ी तेजाबियत हो जा रही है, बहुत तेजाबियत हो जा रही है, कभी कभी वो दर्द भी स्टार्ट हो जाती है हमें, ठीक है। तीसरी किस्म के सेल्स जो है ना वो है जाइमोजिन सेल्स, ठीक है। जाइमोजिन प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजिन, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा वो के याद करना पड़ेगा, राइम शाइम। जाइमोजिन करेंगे प्रोड्यूस पेप्सिनोजिन। तो पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इससे फिर आगे पेप्सिन बनती है। पेप्सिनोजिन मतलब बड़ा स्ट्रक्चर होता है, पर पेप्सिनोजिन एक प्रोटीन है, ठीक है। ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि फर्ज करो ये है माइनस, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो ये सारा ये इसके माइनस के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये पेप्सिनोजिन है। फिर जब ये स्टमक में रिलीज हो जाता है ना तो फिर ये टूट जाता है, फर्ज करो यहाँ से टूट गया। तो ये जो इतना हिस्सा निकला है ना ये वाला, ये पेप्सिन है, ठीक है। इस तरह होता है। और पेप्सिन क्या करता है आगे, पेप्सिन बेसिकली प्रोटीन की डाइजेशन करता है। देखो ये एक प्रोटीन है और ये आगे भी प्रोटीन की जो दूसरी प्रोटीन्स होंगी ना, फर्ज करो ये दूसरी प्रोटीन्स हैं। इंजाइम, हमें पता है इंजाइम्स भी प्रोटीन ही होते हैं सारे, ये आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाया हुआ है बायो में, ठीक है। तो इंजाइम्स भी, ये देखो कोई और प्रोटीन होगी जिसकी ये वाली जो पेप्सिन है ये जाके इधर जाके इसकी डाइजेशन करवाएगी, इसके अमीनो एसिड के बॉन्ड को तोड़ेगी। ये जो दो अमीनो एसिड के बॉन्ड होते हैं ना बेसिकली इनको तोड़ना ही होता है ताकि अमीनो एसिड रिलीज और अमीनो एसिड की अब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है जी। चौथे नंबर पे सेल आ गया एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स का नाम ही इसने कुछ दिया हुआ है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो वाले सेल, एंडोक्राइनोलॉजी मेरा ख्याल इसी फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली, एंडोक्राइनोलॉजी बायो की उस ब्रांच को कहते हैं जो कि ग्लैंड्स को डील करती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सेल्स बेसिकली ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर सेल हम किनको कहते हैं, ग्लैंड किनको कहते हैं, पहले तो ये बात देखो। ग्लैंड कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जो कि कुछ ना कुछ केमिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो ये ग्लैंड है, ये केमिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी जैसे कि माइल्ड सलाइवा वगैरह। इसी तरह ही एंडोक्राइन सेल या ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं ये भी केमिकल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये जो एंडोक्राइन सेल्स यहाँ पर खास दिए हुए हैं ना, ये कौन से केमिकल्स क्रिएट करते हैं, ये दो केमिकल्स क्रिएट करते हैं। एक तो गैस्ट्रिन, एक गैस्ट्रिन और एक ये गैस्ट्रिन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिन है ये फिर आगे गैस्ट्रिक एसिड बनवाता है। असल में आप ऐसा कह सकते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात इसने यहाँ नहीं लिखी हुई, ये ऊपर लिखी होगी, ये गैस्ट्रिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन को मिला के हम कहते हैं गैस्ट्रिक एसिड। तो गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है, बेसिकली ये एक हार्मोन है। ग्लैंड जो होते हैं ना वो एंडोक्राइन सेल्स ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिन है ना ये एक हार्मोन होता है जो कि जाता है
और इन सेल्स पर एक्ट करता है, पैराइटल सेल्स पर और जाइमोजेन सेल्स पर। एंडोक्राइन सेल्स क्या करेंगे, गैस्ट्रिन निकालेंगे और ये गैस्ट्रिन जाएगा पैराइटल सेल्स और जाइमोजेन सेल्स के पास, और इनको कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा, पैराइटल सेल्स को कहेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करो, और जाइमोजेन को कहेगा पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करो। ये सारा ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा जी, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, स्टमक तक हमने पढ़ लिया, अब आगे उसने ना कुछ एक्सेसरी ग्लैंड बताए हैं। ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड मतलब जो अजाफी ग्लैंड है, मतलब जो इनको ऐसा कहा जा सकता है कि ये जीआईटी का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें सबसे पहले है लीवर। लीवर के हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा काम अगर किसी एक ऑर्गन के हैं ना, तो वो लीवर के हैं। जिगर के हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा काम है। ठीक है। तो लीवर मतलब आप, यू कैन नेम इट, आप बहुत ज्यादा काम है इसके। ब्लड प्रोड्यूस करता है ये सबसे पहले, तो इसमें खून के सेल्स बनते हैं। दूसरे नंबर पर ये जो खुराक आती है, इसे यानी कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर जो खुराक जाएगी ना, उसको लिवर फिल्टर भी करता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर ये देखो, ये बाइल प्रोड्यूस करता है। ये जो काम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाइल भी प्रोड्यूस करता है। फिर चौथे नंबर पर ये बहुत सारी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। जैसे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे खून को जमने में मदद देते हैं। जब हमारी चोट लगती है, खून निकल रहा होता है, तो खुद ब खुद जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि ये लिवर के अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर बन रहे होते हैं। पांचवें नंबर पर लिवर के अंदर कुछ यूरिया वगैरह को अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि वो अमोनिया को, सॉरी, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि यूरिया जो है वो यूरिन के जरिए बाहर निकले। तो फास्फेट मादों को निकालने में लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और छठे नंबर पर आप कह सकते हो कि और भी लिवर के बहुत सारे फंक्शन हैं, अभी सारे मेरे दिमाग में नहीं है, और अगर आप निकाल लो तो लिवर के बहुत काम है। यहाँ पर जो एक खाम बताया हुआ है वो है सक्रीशन ऑफ बाइल इनटू द डियोडेनम। ठीक है। मैं अगर मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना, ठहरो, GIT, ये मैंने इंटरनेट से निकाली है, एक तस्वीर निकालता हूँ मैं, ताकि आपको यहाँ से समझा सकूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये अच्छी डायग्राम है। ये इतनी वाजे नहीं है इसके, अच्छा हो गई वाजे। ये देखो, ये अच्छा है, ये अच्छी डायग्राम है। ये देखो, ये ऊपर एसोफेगस है, ये स्टमक है। ठीक है। ये स्टमक है, और ये स्टमक पीछे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन्स की ये कॉइल्स बनी हुई है। ठीक है, ये छोटी छोटी, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स फिर यहाँ से आकर, ये सीकम है, ये असेंडिंग कॉलोन है, ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, ये सिग्मोइड कॉलोन है, और ये रेक्टम है, और ये फिर एनस है। ये बहुत अच्छी डायग्राम है, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप ज्यादा पढ़ने जाओ। अच्छा, ये देखो, ये यहाँ पर लिवर पड़ा हुआ है, और ये छोटा सा जो हरे रंग का है ना, ये गाल ब्लैडर है, ये पित्ता है। ठीक है। और लिवर से ना एक नाली निकलती है, जो कि जो कि मैं बताता हूँ कैसे, अगर बाद में मैं बताता हूँ कि वो कैसे पित्ते को भी आपस में साथ मिलाती है। और ये जो दोनों नालियां हैं ना, ये जो स्टमक के अगला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर इस हिस्से में यहाँ पर ड्यूोडेनम पड़ी होती है। ये आगे तो लार्ज इंटेस्टाइन पड़ी है ना, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये समझ लो कि यहाँ पर ड्यूोडेनम होती है, तो जो पित्ते की और ये जिगर की जो नाली है ना, ये सीधी ड्यूोडेनम में खुलती है। यही असल में वो जो नाली थी, जो कि आपके जो चाचू थे, ताया अब्बू थे, उनकी इसी नाली में, ये जो नाली थी ना, इसी नाली में उनके पत्थरी फंस गई थी, जिसकी वजह से ये जो जिगर है ना, यहाँ से जो बाइल आना होता है, ये इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा था। जब ये बाइल जिगर से इंटेस्टाइन में नहीं ना जाता, नॉर्मली तो ये जिगर से बाइल जो है वो इंटेस्टाइन में आता है, और इंटेस्टाइन से होता हुआ था ये हमारे पखाने के रास्ते बाहर आ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर ये जिगर से, फर्ज करो, इस पत्थरी की वजह से नहीं आता, तो ये फिर जिगर से वापस ब्लड में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे को पीलिया हो जाता है। मतलब वो हर जगह ब्लड में बिलीरुबिन का ना, बाइल का कलर पीला होता है। बाइल में केमिकल होता है बिलीरुबिन, तो उसका कलर चूंकि पीला होता है, तो फिर वो जो है, आप कह सकते हो कि उसकी वजह से हर चीज़ पीली पीली हो जाती है। मैं आपको उसकी डायग्राम भी निकाल के दिखा देता हूँ।
चलो, ये है, ये अच्छी डायग्राम। ये देखो, ये देखो, ये जिगर है, ये स्टमक है, और ये स्टमक से आगे, ये मैं बता रहा था, ये डियोडेनम है, ठीक है। अब देखो, जिगर से एक नाली निकल, जिगर की से ना दो नालियां निकलती हैं, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। ये नालियां मिलती हैं आपस में, और ये एक जिगर की नाली आ गई, इसको हम कहते हैं, ये आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बस यार यहाँ से एक नाली निकलती है, और ये पित्ता पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पित्ते की नाली भी इनके साथ मिल जाती है, ठीक है। तो होता कुछ यूं है, असल में कुछ यूं हो रहा है कि जिगर से बाइल आता है, और ये बाइल ना इधर जाता है, पित्ते में चला जाता है। और पित्ता क्या करता है, उस जो बाइल होता है ना, उसमें से पानी निकाल लेता है, काफी पानी निकाल के इसको कंसंट्रेट कर लेता है, मतलब इसको गाढ़ा कर देता है बाइल को, और फिर ये वापस भेजता है इस तरह। और यहाँ से होकर फिर ये ये जो मैदा है, इसके पिछले पिछले पिछली तरफ से नीचे की तरफ ये नाली जाके ये ड्यूडेनम में खुल जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये सारा सिस्टम है, अब मुझे कुछ भी डायग्राम ड्रा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो चलें। अच्छा जी, अब मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया कि कैसे कैसे चल रहे हैं जी सिस्टम, लिवर कैसे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये बाइल इस तरह आता है लिवर से इधर, और अगला हिस्सा ही उसने पित्ते का बताया हुआ है, गाल ब्लैडर का। ये देखो, ये बाइल को स्टोर कर रहा है, मैंने कहा था ना, जो जिगर से बाइल आ रहा होता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और यहाँ से गाल ब्लैडर क्या करता है, उसमें से पानी निकाल लेता है, पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी अब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं नमकियात को, यही सोडियम क्लोराइड वगैरह। और उसकी वजह से क्या होता है, जब पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, तो पीछे जो बाइल होता है वो गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। अब पित्ते के बारे में उसने लिखा हुआ है कि नो सक्रीशन ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई सक्रीशन नहीं है, मतलब ये खुद से कोई केमिकल नहीं प्रोड्यूस करता। लेकिन ये करता क्या है, ये स्टोर करता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है, ये स्टोर करता है, और कंसंट्रेट करता है बाइल को, ठीक है। ये एक तो ये स्टोर करता है, और एक ये कंसंट्रेट करता है बाइल को, यही मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अगला तीसरा हिस्सा है पेंक्रियाज का। पेंक्रियाज को भी आपको दिखा देता हूं मैं। अच्छा, इस डायग्राम में ये पेंक्रियाज दिखाए हुए हैं उसने। अच्छा जी, ये देखो, ये पेंक्रियाज है, ये भी वही डायग्राम है, ये जिगर से देखो नाली आ रही है, और गॉल ब्लैडर की नाली उससे मिल कर ये इधर खुल रही है। जबकि ये पेंक्रियाज है, ठीक है। ये पेंक्रियाज असल में ये सारे पेंक्रियाज ही है, ये पेंक्रियाज देखो, ये यहाँ तक यही जा रहा है, ये जिगर के ये मैदे के पिछले मैदे के पिछली साइड पे पड़ा होता है पेंक्रियाज, इसको उर्दू में कहते हैं हम लबलबा, ठीक है। और इसकी एक बड़ी गंदी वाली बीमारी होती है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, बंदा मरने के करीब हो जाता है उसमें, बड़ी गंदी बीमारी है वो। ये पेंक्रियाज की, ये देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया हुआ है, पेंक्रियाज से जो मादा निकलता है ना, ये पेंक्रियाटिक डक्ट दिखाई हुई है ये इस हिस्से में, ठीक है। ये पेंक्रियाटिक डक्ट जो है ना, असल में ये भी उसी जगह, ये भी एंड पर जाकर ना, ये जो ऊपर से नाली आ रही होती है जिगर की तरफ से जो नाली आ रही होती है, ये दोनों, ये पेंक्रियाज की और जिगर वाली नाली भी आपस में मिल जाती है, और ये इकट्ठी ही खुलती हैं। यानी कि पित्ते की नाली इसके साथ मिलती है, और ये नाली नीचे आती है, और फिर जो लबलबे की नाली है, ये भी इनके साथ मिलकर ये इकट्ठी खुलती हैं, इस जगह को कहते हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ वेटर, वहां पर खुलती है। ये सारी नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है ये नालियों के, बाकी आपको पता होना चाहिए कि कैसे पित्ते की नाली और जिगर की नाली और लबलबे की नाली कैसे आपस में यहाँ पर मिलती है, ठीक है। चलें जी। पेंक्रियाज बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो पेंक्रियाज से आते हैं हमारे। और पेंक्रियाज का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है, ये भी लिखा होगा आपकी किताब में कहीं ना कहीं, इसी चैप्टर में लिखा होगा, पेंक्रियाज इंसुलिन भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यही हिस्सा होता है, पेंक्रियाज के काम ना करने की वजह से ही इंसुलिन नहीं बनती, ठीक है। जैसे कि आपकी मदर के है कि उनको डायबिटीज मेलाइटिस हुई हुई है, ठीक है, तो उनका ये पेंक्रियाज सही से काम नहीं कर पा रहा इंसुलिन बनाने में, ठीक है। तो उसकी वजह से वो इंसुलिन नहीं बन पा रही, इस वजह से बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ रही है उनको।
और इसके अलावा ये बाइकार्बोनेट आइंस भी प्रोड्यूस करते हैं। बाइकार्बोनेट देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आइन एक ही चीज का दो नाम है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका फार्मूला, केमिस्ट्री भी यार साथ पढ़ानी पड़ती है आपको, मुझे पता नहीं है कि आपको कितना का आता है, तो उस वजह से फिर ये देखो, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। ये है जी सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। और इसमें से जो इतना हिस्सा है ना, ये HCO3, ये बाइकार्बोनेट आइन है, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट आइन हो, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये पीएच को ज्यादा करते हैं, ये चीज को बेसिक बनाते हैं, अल्कलाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये पेंक्रियाज भी ड्यूोडेनम में, हमें पता है कि पेंक्रियाज भी ड्यूोडेनम में खुलता है। और ये लिवर और गॉल ब्लैडर की नाली भी ये इकट्ठी ही आपस में मिलकर ड्यूोडेनम में खुल जाती है। अच्छा जी, पेंक्रियाज के केमिकल कौन कौन से हैं? एक तो ये ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करता है, एक काइमोट्रिप्सिन। अच्छा, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों ही एंजाइम हैं, मतलब ये भी, ये दोनों ही उसको प्रोटीन को तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग प्रोटीन को तोड़ते हैं। इस तरह ही अमाइलेज भी है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। और लाइपेज भी है यहाँ पर, ये पहला यहाँ पर एंजाइम आया है जो कि फैट को तोड़ेगा। लाइपेज देखो, लाइपेज फैट को तोड़ता है। और बाइकार्बोनेट आइंस भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि पीएच को ज्यादा कर देते हैं, बेसिक कर देते हैं। पीएच को ज्यादा करने की वजह पता क्या है? क्योंकि ये ड्यूोडेनम में खुलते हैं, तो ड्यूोडेनम में पीएच ज्यादा होगी, यानी कि चीज बेसिक होगी, तो फिर डाइजेशन होगी। स्टमक में हालांकि पीएच कम होगी तो डाइजेशन होगी वहां पर, इसलिए HCl प्रोड्यूस हो रहा था। जबकि ड्यूोडेनम में पीएच ज्यादा होगी, तो बेसिक होगी चीज, तो फिर डाइजेशन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। आगे आ गया जी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, ड्यूड सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट कह रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ गया ड्यूडिनल ग्लैंड्स। इसमें कुछ इसके अपने ड्यूडिनम के अंदर कुछ ग्लैंड्स पड़े होते हैं, वो म्यूकस ही प्रोड्यूस करते हैं। फिर है गोबलेट सेल्स, ये भी म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस का काम प्रोटेक्शन ही है, जो फूड है, एसिड एसिड है, जो केमिकल्स हैं, उन उन उनसे प्रोटेक्ट करना होता है इसने बेसिकली म्यूकोजा को। म्यूकोजा मैंने, यानी कि जो सेल्स हैं ना उनको, ठीक है। कुछ अब्जॉर्प्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि बेसिकली इसमें कुछ अब्जॉर्प्टिव सेल होते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में काफी अमाइनो एसिड्स बन चुके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के भी ग्लूकोज वगैरह बन चुके होते हैं, तो यहाँ से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है अच्छे तरीके से। अब्जॉर्प्टिव सेल में इंटेरोकाइनेज है, अमाइलेज, पेप्टाइडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, ठीक है। ये सारे जो है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। ये देखो, ये अमाइलेज, पेप्टाइडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, ये सारे वो वाले एंजाइम हैं। सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ेगा, उसको ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा। माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा। माल्टोज का मुझे फार्मूला भूल गया, माल्टोज भी दो शुगर से मिलकर बनता है, ये दूसरे चैप्टर में लिखा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए माल्टोज किस चीज से मिलकर बनता है, पता नहीं, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। तो ये तोड़ देगा माल्टेज को। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ देगा। लाइपेज लिपिड्स को तोड़ देगा। इसी तरह पेप्टाइडेज जो है प्रोटीन्स को तोड़ देगा। इंटेरोकाइनेज जो होते हैं ना, ये बेसिकली प्रोकाइनेटिक होते हैं। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि खुराक को आगे 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 धकेलते हैं तेजी तेजी से, ठीक है। तो सिक्रीशन, ये जो अब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक तो ये अब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं, दूसरे नंबर पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। यही सारे डाइजेस्टिव एंजाइम ही हो गए ना, ये वाले सारे। हम्म। ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम ही है ना, क्योंकि ये तोड़ रहे हैं, तो ये एब्जॉर्प्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं। एंड पर एंडोक्राइन सेल्स आ गए। एंडोक्राइन सेल्स वही वो कुछ केमी हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि सक्रीटिन है। जैसे ये वाले हैं, ये गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन दोनों प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंडोक्राइन सेल्स है ना, ये गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन दोनों प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिन तो आपको पता है गैस्ट्रिक एसिड बनवाता है तेजी से, मैंने आपको यहाँ भी बताया था। ये जो गैस्ट्रिन है, ये पेराइटल सेल के पास जाएगा और जाइमोजिन सेल्स के पास जाएगा, उन्हें कहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन तेजी से बनाओ, ठीक है। तो गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन का क्या काम होता है? ये मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। ये बेसिकली इन सारे एक तो ये मोटिलिटी बढ़ाता है, यानी कि हरकत करवाता है तेजी से आगे की तरफ, और ये इन सारे सेल्स को कहता है ज्यादा से ज्यादा केमिकल प्रोड्यूस कर। सेक्रेटिन का मतलब ही सेक्रीशन करवाने वाला है ना।
लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली जो सेल्स है ना, वो गोबलेट सेल्स ही हैं ये सारे। कोई इंजाइम वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, तो गोबलेट सेल्स ही होते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रोटेक्शन होती है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी हैं, म्यूकोजा जिसके होते हैं ना, वो इसने लिखे नहीं हुए, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन करवाती है, स्टोरेज करवाती है, फूड की मूवमेंट करवाती है, ठीक है। तो ये जी आपका था, आपने मुझे कहा था कि ये वाला मुझे भी रिकॉर्ड करके भेज दो, तो मैंने ये वाला भी रिकॉर्ड करके भेज दिया अब आपको। तो अब आपको कोई और अगर टॉपिक, एक हार्ट वाला टॉपिक रह गया, अगर मैं वो भी कर दूंगा किसी टाइम। तो अगर किसी और टॉपिक में भी मसला हो, और तो मुझे आप कह सकते हो कि मैं फिर बना दूंगा वीडियो, कोई मसला नहीं है।